यानी कि ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, आपके कॉल मनी मार्केट, आपके रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट, इन सभी के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। इनके सिर्फ नाम पूछे आते हैं, उतने ही मैंने आपको बताए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बताया क्योंकि जीएस को मुझे भी बहुत सारे सेक्शन है जो कवर करने, लेकिन हाँ जितना मैं बता रही हूँ उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। उसके बाद आपने कैपिटल मार्केट स्टार्ट किया, तो इसलिए मैंने क्या किया है, बिना आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने बोला क्या कि कैपिटल मार्केट का जो एक स्ट्रक्चर जो आप पढ़ चुके थे प्रीवियस डे में या प्रीवियस लेक्चर में, उसी को क्या करती हूँ स्टार्ट करती हूँ, वहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो आपने देखा था क्या कि जो कैपिटल मार्केट होता है इसको मैंने 3 सेगमेंट्स में बांटा हुआ था। एक होता है आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, एक होते हैं आपके बैंक्स और एक होते हैं आपके सिक्योरिटी मार्केट। कल आप लोग थे कहाँ पे, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में थे। इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में आपने पढ़ना था पहले क्या, इनको भी मैंने 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया था कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, देन आपके थे इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स, उसके बाद आपके थे स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड देन आपके थे स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। जो आपके ऑल इंडिया लेवल पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से यानी कि आपका आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, सिडबी एंड आपका आईआईबीआई, इनके 1948, 1955, 64, 1990 एंड 1997 के जो फाउंडेशन ईयर थे आप उनको पढ़ चुके थे। मैंने बताया था क्या कि ये सारे के सारे जो आपके इंस्टीट्यूट्स होते हैं बेसिकली ये इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं, फंड प्रोवाइड करते हैं। देन मैंने बोला था क्या कि आपका आईसीआईसीआई और जो आपका आईडीबीआई है रिस्पेक्टिवली 2000 एंड 2004 में क्या डेवलपमेंट बैंक घोषित कर दिए गए थे। और आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यानी कि एग्जिम बैंक, आपका नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, आपका नेशनल हाउसिंग बैंक और आपका जो सिडबी था, ये आज के समय में यानी कि प्रेजेंट टाइम पे आपके आरबीआई के द्वारा कैसे हैं आपकी गवर्न करे जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग को स्टार्ट करना था टॉपिक को। आज आपका टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होगा, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट से। अगर ऑल इंडिया लेवल पे या इंडिया लेवल पे आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं और उनमें भी आप बात करते हैं किसकी, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स की, तो ये प्रेजेंट टाइम पे कितने हैं आपके, 3 हैं। एक है आपका एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, देन है आपका क्या जीआईसी यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड देन है आपका क्या यूटीआई यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अच्छा ये क्या है, इनके भी फाउंडेशन ईयर आपसे पूछे जाते हैं। तो 1 सितंबर 1956 को आपकी स्थापित हुई थी आपकी एलआईसी। इसका भी पूरा का पूरा एक इंश्योरेंस का चैप्टर होगा, टॉपिक होगा, मैं आपको पूरा कवर कराऊंगी कि इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस में अंतर क्या होता है। देन इसके बाद आपका क्या है जनरल इंश्योरेंस, जो कि आपका 1971 में क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। एंड देन है आपका यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो कि आपका 1965 में आ गया था। ठीक, तो ये थे आपके इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स। और आप सभी लोगों को पता है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से लेके जाऊँ तो आपको पता होगा कि ये जो आपके जनरल इंश्योरेंस कंपनी है या लाइफ इंश्योरेंस है, ये प्रॉपर अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात करी जाए, इतने सारे लोग इंडिया में यानी कि अगर 2011 के सेंसस की बात करें तो 125 करोड़ यानी कि 125 करोड़ निवास करते हैं। लेकिन अगर 2015 की बात करें तो आपके 133 करोड़ जो लोग यहाँ पे रहते हैं यानी कि इंडिया में रहते हैं, उन 133 करोड़ों में से आपका मात्र 3% इंसान यानी कि इंडिया की पूरी पॉपुलेशन का 3% इंसान ही है जो क्या करता है, आपका इंश्योरेंस कराता है। वो भी कौन सा कराएगा, लाइफ इंश्योरेंस एंड आपका जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लाइफ में बेसिकली जो इंश्योरेंस होता है वो आपकी लाइफ का होता है और इसमें आपका क्या होता है, आपको डैमेज होगा या नहीं होगा आपको क्लेम मिलेगा। यानी कि जो आपने मंथली इंस्टॉलमेंट या आपने जो पर एनम का आपने प्रीमियम डिपॉजिट करके रखा हुआ है, किसी भी जो कंपनी है जो आपका इंश्योरेंस करती है, सपोज आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ही, तो उसने क्या करना है, आपको जब आपको डैमेज होगा या आपको डैमेज नहीं होगा, उन दोनों ही सिचुएशंस में, उन दोनों ही केसेस में आपको क्या करती है, क्लेम प्रोवाइड करती है। लेकिन जब आप बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की, तो ये जो कंपनी है ये जनरल इंश्योरेंस करती है, लाइक या आपकी गाड़ियों का, व्हीकल का इंश्योरेंस होता है, आपके हाउस का इंश्योरेंस होता है। इन सब चीज़ों में क्या होता है कि आप ईयरली आप प्रीमियम पे करते हो, लेकिन वो ईयरली की पे किया हुआ जो आपका प्रीमियम होता है वो ज़रूरी है कि जब आपको डैमेज होगा तभी मिलेगा। आप पूरे साल क्या करेंगे, आप इसीलिए इनके जो रेट्स होते हैं, इनके जो प्रीमियम अमाउंट होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। जैसे आपकी गाड़ी का हो गया, इनकेस अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होती है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तभी आपको क्या मिलेगा, डैमेज क्लेम मिलेगा, अदरवाइज आपको डैमेज क्लेम नहीं मिलेगा। आपने जो भी प्रीमियम डिपॉजिट किया है वो आपके पास यानी कि कंपनी के पास रहेगा, वो आपके पास नहीं आएगा वापस। ठीक, एंड देन आपका यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भी क्या होता है, एक तरीके से म्यूचुअल फंड होता है। ये भी मार्केट को पूरा का पूरा कवर करते हो। यूनिट्स में इसमें क्या होता है, आपका बेसिकली जो अमाउंट होता है वो डिपॉजिट किया जाता है। इसका भी एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो आपका 1965 में हुआ था। इस पूरे के पूरे टॉपिक पे मैं आपका पूरा का पूरा चैप्टर मिलेगा, लेक्चर मिलेगा, तो परेशान मत होइएगा। ठीक, देन आप आते हैं किसमें, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में। तो अगर स्टेट लेवल की, जैसे कि आपको नाम समझ में आ रहा है, इस स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में आपके होते हैं, एक होते हैं एसएफसी यानी कि आपके स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, है ना। और जो आपके होते हैं कौन से, आपके जो सेकंड होते हैं उनको बोलते हैं SID&C यानी कि
स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक, अब देखिए फर्क क्या है दोनों में, देखेंगे फर्क क्या है। जैसे स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है, इसमें क्या होता है, प्रॉपर्ली आपकी जो स्टेट होती है वो इनिशिएटिव लेती है कि हमें अपनी स्टेट में क्या कराना है, हमें ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने हैं जिससे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, जिससे क्या हो सके, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो सके। और जो आपके SIDC होती है, इसका नाम ही समझ में आ रहा होगा कि स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो ये बेसिकली फोकस करती है किसमें, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में। तो ये दोनों जो अगर SFC की बात करी जाए या SIDC की बात करी जाए, तो जब आप SFC की बात करेंगे तो ये क्या था, आपका प्रेजेंटली आपकी 18 स्टेट्स हैं इंडिया की जहां पे क्या है, आपका स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बना हुआ है। लेकिन अगर आप बात करेंगे किसका, कि पहला नॉर्मली आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो कहाँ पे स्थापित हुआ था, तो मैं बोलूँगी क्या कि आपका पंजाब में आपका फर्स्ट स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपका 1955 में क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। ये कौन सा था, आपका फर्स्ट था। ठीक, तो इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, आपकी जो या उन्हीं की जो पर्टिकुलर स्टेट होती है, उस स्टेट में आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कराना, ऐसे प्रोजेक्ट्स को इनिशिएटिव देना जहां से आपका क्या हो सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, जहां से आपका फंड का बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट ही इसमें फंड क्या करती है, रेज करती है। देन आप अगर बात करते हैं SIDC की, यानी कि स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, तो ये जो SIDC होती है, इन SIDC में बेसिकली जो फोकस किया होता है इंडस्ट्रीज पे फोकस किया जा रहा होता है। और ये जो फोकस हो रहा होता है उसमें बेसिक रोल किसका होता है, बेसिकली मैंने बोला क्या कि आपका 2 स्टेट थी, एक थी आपकी आंध्र प्रदेश और एक और स्टेट है उसका नाम है क्या, आपका बिहार। इन दोनों स्टेट में पहली बार 1960 में क्या हुआ था, एक साथ डेवलपमेंट हुआ था किसका, आपकी स्टेट्स का। तो आपने देखा क्या कि 1960 में इन दोनों का डेवलपमेंट हो गया और आपका स्टेट पंजाब में क्या हो गया, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का गठन हो गया। तो ये आपके स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, आपके स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको क्या करते हैं, आपकी स्टेट में डेवलपमेंट करते हैं बेसिकली। देन अगर आप बात करेंगे किसकी, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की, तो इसमें 2 इंस्टीट्यूट्स आते हैं, नेमली आपका एक होता है RCTC और एक होता है आपका TFCI। अब इन दोनों के फुल फॉर्म क्या है तो मैं बताऊं आपको। अगर ऊपर वाला मैं हटा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऊपर मैंने क्या क्या पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ाया गया था। तो पहली बात तो मैं ये हटा रही हूँ, आपको सबको ये याद होनी चाहिए कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स LIC, GIC एंड UTI है आपका। ठीक, देन है आपका क्या, आपका स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का वहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि पंजाब में पहला खुला था, आज प्रेजेंटली 18 स्टेट्स में है आपके स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। और SIDC, जैसे आप UP SIDC की बात करेंगे यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, तो वो उत्तर प्रदेश में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट में क्या करती हैं, अपना रोल देती हैं। तो इनमें क्या था, अगर आप बात करेंगे किसकी, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की, तो मैंने बोला क्या, मैं इस साइड लिख दे रही हूँ आपका। देखिए भाई, ये जो आपके स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें मैंने बोला कि स्पेशल नेचर के, इसलिए इनके आगे क्या लिखा हुआ है, स्पेशलाइज्ड लिखा हुआ है। एक मैंने लिखा आपसे RCTC एंड सेकंड मैंने लिखा इसमें क्या, TFCI। अब यहाँ पे IRCTC मत करिएगा, वो रेलवे कैटरिंग का रिलेटेड हो जाता है। तो जब आप बात करेंगे किसकी, देखिए इसको मैं हटा दे रही हूँ, जगह हो जाएगी अच्छी खासी आपके पास में। देखो भाई, RCTC यानी कि रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक, ये किसका फुल फॉर्म है, आपका RCTC का है। अब आप यहाँ पे मतलब गौर करेंगे तो आपका क्या फर्स्ट टर्म है, आपका रिस्क, और आपका क्या है, कैपिटल। तो देखा कि आपने एक टर्म सुना होगा जिसका नाम होता है क्या, आपका वेंचर कैपिटल। तो अगर आप वेंचर कैपिटल की बात करें तो ये जो वेंचर कैपिटल होता है प्रॉपर्ली बेसिकली देखेंगे, जब आपका कोई एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते हैं जो आपका एक यूनिक बिजनेस, यूनिक आइडिया को लेकर के स्टार्ट हो रहा होता है और जिसमें चांसेस बहुत सारे होते हैं कि आपको क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको लोन प्रोवाइड नहीं करते। जैसे कि आपका बोलूँ मैं क्या, कि सपोज आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना था और आप गए ICICI के पास में, क्योंकि वो क्या था,
इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था। तो ये क्या करता है, इंडस्ट्रीज के लिए क्रेडिट आपको प्रोवाइड करता है। तो जब आप ICICI के पास में गए तो उन्होंने आपका प्रोजेक्ट क्या किया, रीड किया। जब उन्होंने प्रोजेक्ट रीड किया तो उन्होंने बोला कि भाई हमें नहीं लगता कि इन फ्यूचर आपका जो ये प्रोजेक्ट है ये बहुत ज़्यादा इनकम या बहुत ज़्यादा मुनाफा आपको कमा करके देगा। तो उन्होंने बोला क्या कि हम आपका जो मनी है उसको हम आपको सेंक्शन नहीं कर सकते। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि जो रिस्क बेयरिंग वाले नेचर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें कोई भी पैसा लगाने के लिए रेडी नहीं होता। तो उस कैपिटल को जो आपका होता है इसको बोलते हैं आप क्या, वेंचर कैपिटल, जो एक प्रॉपर टाइम पीरियड के लिए होता है। और इस प्रॉपर टाइम पीरियड में आपने क्या करना होता है, आपने वो वेंचर कैपिटल को जो पूरा खत्म करना है उसको आपको कंप्लीट करना होता है, जो कि जिसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। तो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का गठन आपका ईयर था 1988, तो 1988 में किया गया। और आपको बताऊं कि जो ये आपका RCTC है ये आपका इंडिया में पहली बार वेंचर फंड कैपिटल को स्टार्ट करने वाला पहला इंस्टीट्यूशन है। तो आपका RCTC जिसका गठन कब हुआ था, 1988 में हुआ था, जो कि वेंचर कैपिटल यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर इंक्लूड होता है, उसके थ्रू क्या करता है आपको मनी जो है, जो आपको धन है उसका क्या करता है, एलोकेशन करता है, उसको प्रोवाइड कराता है, आप लोगों को रेज करता है आपके लिए। उसका नाम है क्या, रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक, कब गठित हुआ था आपका, 1988 में। लेकिन अगर बात करी जाए किसकी, TFCI की, तो ये जो TFCI होता है इसका फुल फॉर्म होता है क्या आपका, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे टूरिस्ट हैं आउटसाइड द इंडिया, वो लोग क्या करते हैं, आते हैं इंडिया में। जैसे अगर आप लोग जाते होंगे ट्रैक्स, अगर मे भी आप लोग गए हों, किसी भी ट्रैक पे गए हों, कि आप नेपाल में ट्रैक पे जा रहे हैं, या आप हिमाचल प्रदेश में ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, आप उत्तराखंड में ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, तो वो जो टूरिस्ट है या वो जो गाइड्स होते हैं जो आपको लेकर के जा रहे हो, तो उनके साथ में एक रिस्क फैक्टर होता है। रिस्क फैक्टर होता है यानी कि अगर मे भी आपको लेके जा रहे हो, कुछ भी मिसहैपन हो जाए, तो उस मिसहैपन से आपका क्या होगा, जो फैमिली जिसका मेंबर गया हुआ होगा वो आपका कंपनसेशन मांगेगी। तो उस कंपनसेशन के लिए आप तैयार रहें पहले से पहले। तो आपका क्या होता है, जो आपको TFCI यानी कि टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इस सेक्टर में क्या करता है, आपके लिए फंड रेज करता है। और इसका भी गठन जो हुआ था वो कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 1989 में। दोनों एक साल के अंतर में हुए हैं। और बेसिकली इनमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो उसी रिस्क से बचने के लिए, या टूरिज्म के सेक्टर में, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसका अगर आपका, मैं बताऊं, अगर आप लोग जाएंगे टूरिज्म कॉर्पोरेशन या टूरिज्म की मंत्रालय में जाएंगे, मिनिस्ट्रीज में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि इतने सारे जो टूरिस्ट गाइड हैं आपको लेके जाते हैं, लेकिन उनमें से भी आपका 54 या 55 के करीब आपके क्या हैं, जो गाइड्स हैं जो परमानेंट है वो आपको लेके जाते हैं। तो उनमें जब वो फंड की नीड होती है स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस की छोटे से छोटा आइटम जो होता है वो अच्छा खासा कॉस्टली होता है, तो उसके लिए आपको क्या करते हैं, TFCI आपको फंड रेज करता है। तो आपको किसी अलग अलग सेक्शंस में जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने बिजनेस का, क्योंकि यहाँ पे तो आप देख ही रहे होंगे कि आपका रिस्क कितना है, चाहे टूरिज्म का सेक्टर हो, चाहे आपका रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दोनों ही संस्थानों में उसी चीज़ को ध्यान में रख करके कि आपका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है। आपका क्या किया गया, इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट किया गया। कब किया गया, एक का 1988 में किया गया, एक का 1989 में किया गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं जो आपसे क्या किए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। खैर, आपका ये पूरा का पूरा सेक्शन यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का सेक्शन था ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। फाउंडेशन ईयर बेसिकली आपसे पूछे जाएंगे, और इनकेस अगर आपसे वेंचर कैपिटल के बारे में पूछ लिया गया तो आपको पता है कि किसी निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड होता है, उसमें जो लगी गई धन की पूंजी होती है उस पूंजी को आप लोग क्या कहते हैं, वेंचर कैपिटल कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई इसको हटा रही हूँ और आप लोग क्या करेंगे, बैंक से स्टार्ट करेंगे। अगर बैंक से स्टार्ट करने की बात करी जाए, सबने लिख लिया होगा, सबको देख लिया होगा। देखिए भाई बहुत आसान सी है, इकोनॉमिक्स बिल्कुल आसान है, बस आपको उसको प्रैक्टिकली क्या करना है, सोचना है। देखिए भाई बैंक्स की बात करें, आइए भाई बैंक्स के बारे में कौन नहीं जानता, कौन नहीं है जो, मतलब कौन है जो नहीं जानता। आज आप लोगों की जो डेली लाइफ होती है वो बैंक्स के बिना बैंक्स के रन कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती, पेटीएम ही करना है ना, तो उसके लिए भी बैंक होना चाहिए। चलिए भाई आइए देखिए, अगर बैंक्स की बात करें तो सबसे पहली बात कि आपके इंडिया में यानी कि भारत में इस बैंकिंग इंडस्ट्री को या बैंकिंग वर्किंग्स को कौन लेके आया, तो आपको बताऊं कि एंटवर्प एंड आपका एम्स्टर्डम। ठीक, ये आपकी एम्स्टर्डम नीदरलैंड की एंड आपका एंटवर्प बेल्जियम। ठीक, ये कंट्रीज हैं और ये क्या है, आपकी सिटीज हैं। तो भारत में अगर बात करी जाए तो एंटवर्प और एम्स्टर्डम से क्या किया गया, बैंकिंग फिनोमिना से फिनोमिना यानी कि
आपकी बैंकिंग की अवधारणा, फिनोमिना का मतलब होता है अवधारणा, ठीक, अवधारणा को क्या किया गया, आपका लिया गया, एडॉप्ट किया गया। तो एंटवर्प एम्स्टर्डम से बैंकिंग फिनोमिना को लिया गया है, कहाँ पे को लिया गया, भारत में, ठीक, पहली बात, ठीक। अब क्या हुआ, ये फिनोमिना आगे आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग के ऊपर यूरोपियंस ने बहुत सालों तक, यूरोपियंस ने बेसिकली आपका ब्रिटिश ने क्या किया था, बहुत सालों तक हमारे ऊपर शासन किया था, रूलिंग करी थी। तो इसी के तहत अब ये अवधारणा भारत में आ गई, तो अब क्या करेंगे वो लोग यहाँ से बहुत सारा धन लेते थे, और जब धन लेते थे तो आपका वो जो धन है वो कहाँ पे आप सेव करोगे, सिक्योर करोगे। तो क्या किया गया, आपका बोलेंगे कि भारत में खुलने वाला पहला बैंक कौन था, तो आपका 1770 में आपकी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कौन सा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बंगाल में एक कंपनी थी जिसका नाम था क्या, अलेक्जेंडर एंड कंपनी, ठीक। तो भारत में खुलने वाला कैसा था, पहला बैंक था। तो आप लिख लोगे साथ में क्या, कि भारत का पहला बैंक कौन सा था आपका, देखिए बहुत इजी सा मेथड है। आपने बोला क्या, देखिए एंटवर्प एंड एम्स्टर्डम, एंटवर्प आपका क्या बेल्जियम से और एम्स्टर्डम आपका नीदरलैंड से बैंकिंग के फिनोमिना को, बैंकिंग की अवधारणा को भारत में क्या किया गया, लिया गया। अब भारत में ले लिया गया, इसलिए भारत का पहला बैंक जो भारत में खुलने वाला था वो 1770 AD में खुला था, कहाँ पे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बंगाल में, उसका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। किसने खोला था, अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने खोला था। अच्छा, इन लोगों ने बैंक खोल दिया, तो अब क्या हुआ, कंपटीशन हो गया कि अगर ये बैंक्स खोल सकते तो वाई वी कैन नॉट ओपन आवर बैंक्स, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बैंक खोला, और आपका क्या करना है, आपने सीक्वेंस में ही पढ़ते जाना है सारी चीज़ें, यहाँ पे नीचे मैं नहीं लिखूंगी, मैं ऊपर लिखूंगी। फिर क्या हुआ, ईयर आया आपका 1806, ईयर आया 1814, ईयर आया आपका 1843, और इन तीनों ईयर्स में क्या हुआ, आपका रिस्पेक्टिवली एक एक आपके बैंक्स का निर्माण हुआ। देखिए, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, एक इस साइड लिख लेंगे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, एंड आपका कौन सा, आपका बैंक ऑफ मद्रास, ठीक। अब क्या हुआ, ये बैंक्स तो खोल रहे थे लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा करप्शन था, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था। तो इन लोगों को क्या किया गया, धीरे धीरे आपका इन तीनों की वर्किंग जो थी, फंक्शन था, इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे बैंक्स के बारे में पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कि जैसे आजकल बोल दिया जाता है ना कि नेशनलाइज बैंक्स के नंबर कितने, हाउ मेनी नेशनलाइज बैंक्स आर देयर इन इंडिया, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो आपने पढ़ना है क्या, फिर से देखेंगे, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे थे, उसमें सब बैंक्स भी आ जाएंगे आपके कैपिटल मार्केट के अंतर्गत। तो आपने देखा क्या कि एंटवर्प एंड एम्स्टर्डम से क्या किया गया, बैंकिंग के फिनोमिना को भारत में लिया गया, जिसके तहत भारत में खुलने वाला पहला बैंक 1770 AD में खुला हुआ बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, कहाँ पे, बंगाल में। और इसकी स्थापना करी थी किसने, अलेक्जेंडर एंड कंपनी, ठीक, इसने इसकी स्थापना करी थी। अब मैं इसको हटा रही हूँ नीचे। फिर क्या हुआ, ये तो आपके क्या था, शुरुआत थी कि 1770 में पहला बैंक खुल गया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लाइन लग गई और आपके बहुत सारे बैंक्स क्या हो गए, खुलने लगे। और बैंक जब खुलने लगे तो आपका, मैं इसको भी इसी साइड लिख दे रही हूँ, ये देखिए, बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक। तो आपके कितने बैंक हो गए, आपका 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों में करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आपका जो बैंकिंग इंडस्ट्री थी वो ढंग से रन नहीं कर पा रही थी। तो ईयर आया 1921, और इन तीनों बैंकों का क्या कर दिया गया, आपका मर्जर कर दिया गया, इनका सबका क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। और विलय करने के बाद में आपका एक नया बैंक बन के आया, जिसको बोला गया आपने क्या, इंपीरियल बैंक। कौन सा बैंक, इंपीरियल बैंक। ये वही इंपीरियल बैंक था जो आज की डेट में आप कहते हो जिसको क्या, SBI, यानी कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 1955 में क्या कहलाया गया, आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर क्या हुआ, 1843 के बाद अगर आप सीक्वेंस में चलते चले जाएंगे तो आपका एक ईयर आया 1865, और आपके एक बैंक का गठन हो गया, इसको आप बोलते हो कौन सा बैंक, इलाहाबाद बैंक। कौन सा बैंक, इलाहाबाद बैंक। अच्छा, ये क्या है जो आपका इलाहाबाद बैंक है, तो आपका 1861 में एक एक्ट आया था, इसके साथ में लिख दे रही हूँ, आपका लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 1861, उसके आधार पर बनने वाला बैंक था आपका 1865 का इलाहाबाद बैंक। अब देखिए एक और बात देखिएगा कि लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, सीमित देयता अधिनियम। क्या बोलते हैं, सीमित देयता अधिनियम 1861।
के आधार पर बनने वाला बैंक, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 1861 के अकॉर्डिंग बनने वाला बैंक कौन सा था, आपका इलाहाबाद बैंक था, जो कब बना था, 1865 में बना था। अच्छा देखिए फिर क्या हुआ, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब ये चीज़ें बैंक्स वगैरह मर्ज किए जाते हैं तो आपका जो ये मर्जर होता है उसमें मे भी ये क्लैशेस आ सकते हैं कि मैंने इतना फंड लगाया था तो मुझसे क्यों इतना ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। तो उन्होंने बोला क्या कि हर एक बंदा, हर एक पार्टनर जितनी पैसा लगाएगा, जितनी कैपिटल इन्वॉल्व करेगा पर्टिकुलर बैंक को स्टैब्लिश करने में या उसको खड़ा करने में, उतनी ही कैपिटल के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, आप लॉस भी बियर करोगे। आपकी एक लिमिटेड लायबिलिटी ऐसा नहीं है कि आपकी लायबिलिटी से ज़्यादा आपसे पैसा वसूल किया जाएगा। इसलिए बोला गया था कि 1865 में इलाहाबाद बैंक बना, जो 1861 के लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट के बेस पे बना था। फिर क्या हुआ, आपका एक बैंक बना, कौन सा, आपका 1881 में, जिसका नाम था आपका कौन सा बैंक, नीचे लिखूंगी, आपका अवध कमर्शियल बैंक। कौन सा बैंक, अवध कमर्शियल बैंक। ये जो अवध कमर्शियल बैंक था ये पूर्णतः भारतीयों की पूंजी के द्वारा बना हुआ बैंक था, यानी कि इसमें जितनी भी कैपिटल लगी थी वो किसी विदेशी की नहीं लगी थी, वो सारी की सारी कैपिटल आपकी भारतीयों की लगी थी। तो मैं लिखूंगी इसमें साथ में क्या, पूर्णतः भारतीयों की पूंजी से बनने वाला बैंक। ठीक, फिर जो आपका नेक्स्ट आता है क्या, अवध कमर्शियल बैंक के बाद में आपका ईयर आता है 1894, और आपका जिस बैंक का गठन होता है उसको आप बोलते हो PNB, यानी कि आपका पंजाब नेशनल बैंक। और ये जो आपका पंजाब नेशनल बैंक था ये क्या था, आपका लाला लाजपत राय की प्रेरणा से बनने वाला बैंक था। कौन सा बैंक, आपकी लाला लाजपत राय की प्रेरणा से बनने वाला बैंक कौन सा था, आपका 1894 में बना पंजाब नेशनल बैंक। फिर क्या हुआ, अब तो सीरीज बन गई, यानी कि अब तो लाइन बन गई। आपको बताऊं कि हर वो बैंक जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 50% से अधिक होती है, 50% से अधिक, अगर हिस्सेदारी यानी कि आपका बैंक में 50% से ज़्यादा शेयर्स की ओनरशिप किसके पास में होती है, गवर्नमेंट के पास में होती है, भारत सरकार के पास में होती है, इंडियन गवर्नमेंट के पास में होती है, तो उस बैंक को आप क्या बोल देते हो, आप बोलते हो कि वो बैंक कैसा है, नेशनलाइज्ड है, यानी कि राष्ट्रीयकृत है ना। तो ये चीज़ नोट करने वाली थी, आपने समझना है कि आपने देखना है क्या कि 1806 के स्टार्टिंग से करेंगे कि भारत में बैंकिंग अवधारणा को एंटवर्प एंड एम्स्टर्डम, यानी कि बेल्जियम एंड नीदरलैंड के जैसे देशों से जुड़े हुए जो शहर थे उनसे लिया गया। इनको जब लिया गया तो भारत में खुलने वाला जो पहला बैंक था वो 1770 में खुला हुआ आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो कि बंगाल में खुला था, जिसको AB अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने खोला था। फिर मैंने बोला क्या कि 1806, 1840 और 1843 में रिस्पेक्टिवली क्या हुए, आपके बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास का क्या हुआ, गठन हुआ। लेकिन इनकी फंक्शनिंग में करप्शन था तो इनको क्या कर दिया गया, ईयर 1921 में इनका क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया, इनको मर्ज कर दिया गया। और मर्ज करने के बाद जो बैंक बना उसका नाम पड़ा क्या, आपका इंपीरियल बैंक। और इसी इंपीरियल बैंक को आगे चल करके 1955 में बोला जाने लगा आपका क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि SBI, भारतीय स्टेट बैंक। और ये आपको बताया था मैंने कल भी कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये भारत में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है। इसके साथ साथ में आपका HDFC भी था और आपका ICICI बैंक भी जो था वो बड़ा बैंकों में से एक है। फिर आपका क्या हुआ, ईयर है 1865 और इलाहाबाद बैंक का क्या हुआ, गठन हुआ। ये जो बैंक था एक एक्ट के थ्रू बना था, एक एक्ट के बेस पे बना था, इसको बोला गया था लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 1861। उसके साथ साथ में आपका 1881 में एक बैंक बना जिसको बोला गया आपका क्या कि अवध कमर्शियल बैंक, जो पूर्णतः आपकी भारतीयों की पूंजी से मिलकर के बनाया हुआ बैंक था। और आपका 1894 में बना आपका PNB बैंक, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, जो लाला लाजपत राय की क्या हुआ था, प्रेरणा से बना गया था। ठीक है, अच्छा भाई इसको अब क्या कर रहे हैं, मैं हटा रही हूँ क्योंकि आपको आगे भी बैंक्स पढ़ने हैं और बैंक्स हैं आपके अच्छे खासे। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप आराम से ले सकते हैं। देखिए भाई आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मैं हटा रही हूँ इसको। अगर आप सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे तो आपको बैंक्स बिल्कुल आसान लगेंगे, इनमें कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है जो आप याद ना कर सकें। तो आप 1894 तक आ चुके हैं, यानी कि पंजाब नेशनल तक आप पंजाब नेशनल बैंक तक का आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे में आपको सिर्फ नेशनलाइज बैंक्स के बारे में पढ़ना है। हालांकि इतना SSC में नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, एटलीस्ट आप नेशनलाइज बैंक्स के बारे में तो पढ़ाई करोगे ही करोगे, है ना। चलिए भाई आपका 1894 तक हो गए थे बैंक। फिर क्या हुआ, ईयर आया आपका 1906
और 1906 का समय था और आपका एक बैंक था जिसका नाम था बैंक ऑफ इंडिया, उसका क्या हो गया, गठन हो गया। लेकिन इस बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ में दो बैंक्स और थे जिनका गठन हुआ था, इसको बोलते हैं क्या, देखिए हुए बैंक ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ में एक बना था आपका केनरा बैंक, कौन सा बैंक, केनरा बैंक, और एक और बना था, इसको मैं इस साइड लिख दे रही हूँ, आपका कॉर्पोरेशन बैंक, कौन सा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक। अब ये जो सारे के सारे बैंक्स के मैं नाम ले रही हूँ, ये कैसे हैं आपका, ये आपके नेशनलाइज बैंक है, यानी कि इसमें भारत की सरकार की हिस्सेदारी 50% से कैसी है, ज़्यादा है, मोर देन 50% है। फिर देखना है आपको क्या कि बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक का गठन कब हुआ, 1906 में। फिर 1906 के बाद एक और ईयर आएगा, यानी कि आपका कौन सा बैंक का ईयर आएगा, 1907 आएगा। और आपको मैं एक और चीज़ बताऊं, जब आप लोग बैंक्स के इस्टेब्लिशमेंट की जो ईयर्स हैं उनको याद करेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके जो भी फ्रेंड्स होते हैं उनके जिस भी बैंक में अकाउंट होते हैं, आप उनके बस अकाउंट के, मतलब सपोज करिए कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका बैंक का अकाउंट है सिंडिकेट में, तो मुझे याद हो गया कि सिंडिकेट बैंक जो था वो 1925 में क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। तो आपने देखना है क्या कि आपके जो ये ईयर, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो आस पड़ोस के, उनसे आते हैं यार तुम्हारा बैंक कौन सा है, तुम्हारा बैंक कौन सा है, तुम्हारा बैंक कौन सा है, उसके इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या करूंगा मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेते हैं। अगर बात करें 1907 की, तो 1907 में क्या हुआ, आपका एक और बैंक का गठन हुआ और उस बैंक का नाम पड़ा क्या, आपका इंडियन बैंक। कौन सा बैंक पड़ा, आपका इंडियन बैंक। और ऐसे ईयर चलता जाएगा और आपका क्या होगा, सीक्वेंस बनता जाएगा। 1907 के बाद में ईयर आएगा 1908 और आपका एक और बैंक है, इसका नाम है क्या, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका क्या हो जाएगा, गठन हो जाएगा। लेकिन ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके साथ में एक और बैंक बना जिसका नाम है कौन सा बैंक, आपका पंजाब एंड सिंध बैंक। बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं है। 1908 के बाद में ईयर आता है 1911 और इस बैंक का नाम है CBI, यानी कि आपका कौन सा बैंक, आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगर सीक्वेंस की ही बात करें, क्योंकि सीक्वेंस में याद करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, तो 1911 के बाद में आपका ईयर आता है 1919 और एक बैंक है जिसका नाम है क्या, आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका क्या हो जाता है, गठन हो जाता है। आपको सारे के सारे सीक्वेंस याद करने हैं। 1919 के बाद में 1921 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर 25 आएगा। तो 1921 में आपको याद है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका कौन सा बैंक था, आपका इंपीरियल बैंक था, उसका क्या हो गया था, गठन हो गया था, इंपीरियल बैंक। फिर 1921 के बाद में ईयर आएगा 1923 और 1923 में आपका एक बैंक है जिसका नाम है क्या, आंध्रा बैंक। उस आंध्रा बैंक का क्या हो जाएगा, गठन हो जाएगा। तो 1923 आपका एक बैंक बना, कौन सा, आंध्रा बैंक। आज भी काम करता है ये आंध्रा बैंक और इसका क्या हो गया, 1923 में गठन हो गया। अभी मैंने नाम लिया कि 1923 के बाद में मेरे एक फ्रेंड का जो अकाउंट है वो कौन से बैंक में है, आपका सिंडिकेट बैंक में है। तो आपका ईयर आया 1925 और एक बैंक बना जिसको बोला गया कौन सा बैंक, आपका सिंडिकेट बैंक। तो 1925 तक के बैंक आप पढ़ चुके हैं और आपको पता है कि आपके जो बैंक हैं वो कितने आगे तक जाने वाले हैं, क्योंकि 1923 के बाद में, 1925 के बाद में आपका ईयर आएगा 1931 और 1931 में जो आपका बैंक बना है उसको अगर मैं इस साइड में लिखूं तो कंप्लीट होगा। जैसे ईयर आया आपका 1931 और आप बोलोगे कि 1931 में जो बनने वाला बैंक था वो आपको कौन सा था, आपका विजया बैंक था। कौन सा बैंक था, आपका विजया बैंक था। अब इस बैंक के बारे में कौन नहीं जानता, देखिए भाई, विजया बैंक के बाद में जो ईयर आया है 1934 और आपको पता है कि आपका बना था इस बैंक में आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इसके साथ में आपका RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बेसिकली बना था। तो आपका 1934 नहीं, आप 1935 लिखेंगे और इसके साथ में आप प्लस कर देंगे क्या, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जाता है कि जो RBI है वो किस एक्ट के तहत बना था, तो RBI अधिनियम 1934 के अंतर्गत आपका 1935 में क्या हुआ था, RBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या किया गया था, गठन किया गया था। देन आपका ईयर आता है आपका 1936 और आपका एक बैंक है जिसका नाम है क्या, आपका न्यू बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। इसका भी क्या कर दिया जाता है, गठन कर दिया जाता है। 36 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया बनने के बाद में 37 में बनता है इंडियन ओवरसीज बैंक, 38 में बनता है आपका देना बैंक। तो आपने थोड़ा थोड़ा याद करना है कौन सा बैंक 1937 में बना, कौन सा बैंक अभी मैंने बोला नाम आपसे क्या, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो देख लीजिए भाई, इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ में 1938 में बन गया आपका कौन सा, आपका 1938 देना बैंक। कौन सा बैंक, देना बैंक। अच्छा, फिर से एक बार अगर आप रिवाइज कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या
कि मैंने बोला क्या, 1906 में आपके बैंक बने बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा एंड कॉर्पोरेशन बैंक। 1907 में बना आपका इंडियन बैंक। 8 में बना आपका बैंक ऑफ बड़ौदा और उसके साथ में आपका बैंक जुड़ गया कौन सा, पंजाब एंड सिंध बैंक। 11 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सीबीआई का गठन हुआ। 11 के बाद में आप सीधे के सीधे आ गए कहाँ पे, 19 में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का क्या कर दिया आपने, गठन कर लिया। 1919 के बाद में आप 1921 में आए, आपने इंपीरियल बैंक बनाया। 1923 में आए, आपने आंध्रा बैंक बनाया। 25 में सिंडिकेट बैंक बना लिया। फिर आप सीधे पहुंच गए 31 में यानी कि विजया बैंक में। 1935 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा साथ में आरबीआई का गठन हो गया और उसके साथ में 36 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया, 37 में इंडियन ओवरसीज बैंक और 38 में आपने देना बैंक का क्या कर लिया, गठन कर लिया। 38 तक पहुंच गए हैं, आपने पहुंचना है सिर्फ 64 तक और उसमें आपके बस 2-4 बैंक बचे हुए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ले लीजिए। ठीक है भाई, देखिए आगे आएंगे और आप देखेंगे क्या, देखिए भाई देना बैंक तक आ गए हैं। 1938 तक आपका हो गया है। 1943, 1950, 1955 एंड 1964, बस ये 4 ईयर हैं और इस 4 ईयर में आने वाले जो चारों बैंक हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। कौन सा, देखिए भाई 1943 का बैंक था और आपका बैंक का जो बैंक का गठन हुआ उसको बोला गया कौन सा, यूको बैंक एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक, देखिए भाई यूको बैंक और इसके साथ में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का भी गठन हो गया। यानी कि ये सारे के सारे बैंक जो मैं बता रही हूँ, ये सारे के सारे कैसे बैंक हैं, ये वो बैंक हैं जो आपके बोलूँगी नेशनलाइज हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 1955 आपने सबसे पहले 1919 में अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था तो 1950 में आएंगे तो आप पढ़ेंगे कौन सा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। 55 में आपको पता होगा कि किस में इंपीरियल बैंक बना था, आपका बन गया था कौन सा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 64 में आपका बन गया था कौन सा, IDBI। अब आपने देखना है क्या, जो आपके स्टार्टिंग में जो मर्ज्ड बैंक थे उनको नहीं काउंट करना, आपको बैंक ऑफ हिंदुस्तान नहीं काउंट करना, आपने बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बंगाल को भी नहीं पढ़ना है, आपने अवध कमर्शियल बैंक को भी नहीं पढ़ना है, आपने वो बैंक्स पढ़ने हैं जो अभी दिख रहे हैं, है ना। तो इनको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं हटा रही हूँ। और आपने क्या करना है, आपने आगे पढ़ना है टॉपिक को। ये तो हो गए आपके सारे के सारे नेशनलाइज बैंक। SSC में बेसिकली यही पूछे जाएंगे और इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। तो इसके बाद में आपने देखना है क्या, ईयर हो गया। फिर क्या हुआ, आपका एक ईयर आया, उस एक ईयर में हुआ क्या कि आपके ये जो सारे के सारे बैंक्स थे उनमें क्या कर दिया गया, उनका कर दिया गया मर्जर। देखिए भाई हुआ क्या, देखिए बोला जाता है क्या, इसके बाद में आप लिखेंगे क्या कि बैंक्स का पहला नेशनलाइजेशन यानी कि आपका क्या, राष्ट्रीयकरण कब हुआ। देखिए आपका डेट थी 19 जुलाई 1969। कौन सी थी, 19 जुलाई 1969। अब ऐसा क्या हो गया, या वो कौन से बैंक थे जिनका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, तो देखा क्या कि ऐसे 14 बैंक, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जब पहला राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का तो उसमें कितने बैंक्स इंक्लूडेड, तो आपने बोला क्या कि ऐसे 14 बैंक जिनकी कुल पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी को नेशनलाइज कर दिया गया। भाई देखिए क्यों किया गया, आपको बताऊं। पहला रीजन, 1969 भारत आज़ाद हो चुका है और इस वक्त भारत में क्या थी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी और फाइनेंशियली भारत इस वक्त आपका एक निम्न स्तर से चल रहा था, बहुत लो दौर से चल रहा था, गुजर रहा था, पैसे नहीं थे और उसमें आपका बोला जाएगा कि इतने सारे अकाल वगैरह पड़े हुए थे। तो अकाल के बाद में जो आपका किसान वर्ग का व्यक्ति होता है, इंसान होता है, वो किसके पास जाएगा, बैंक्स के पास जाएगा। तो बैंक्स का क्या रोल होता था कि वो लोग मना कर देते थे कि हम जो लोअर लेवल के लोग हैं, जो हम किसान वगैरह हैं, उनको हम लोन नहीं देंगे। और जब उनको मना कर दे कि हम इनको लोन नहीं देंगे तो वो जो सारे के सारे किसान थे उन लोगों ने सुसाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो बोला गया क्या, सरकार ने एक प्लान बनाया और बोला क्या कि अगर हम इन बैंक्स का राष्ट्रीयकरण कर देते हैं, यानी कि हम इनमें जो पूंजी है उसका 51% या मोर देन 51% क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इनको जो ऑर्डर देंगे वो उनको मानने पड़ेंगे। तो इसी उद्देश्य से यानी कि पब्लिक वेलफेयर यानी कि फार्मर्स वेलफेयर या लेबर कैटेगरी के लोगों का वेलफेयर करने के लिए देश का पहला बैंकिंग का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ। और ये 19 जुलाई 1969 को होने वाले नेशनलाइजेशन में 14 बैंक शामिल किए गए थे जिनकी कुल जमा पूंजी 50 करोड़ या उससे रुपए से अधिक थी, है ना।
एक बार फिर से बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, लेकिन अब की बार जो डेट थी वो 19 जुलाई 1969 नहीं थी, अब की बार की जो डेट थी वो 15 अप्रैल 1980 थी। और क्या किया गया, बैंक्स का दूसरा नेशनलाइजेशन 15 अप्रैल 1980 को हुआ। और अब की बार जब ये नेशनलाइजेशन हुआ तो उसमें क्या हुआ कि 200 करोड़ या उससे अधिक धनराशि वाले बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। अब की बार क्या था रीज़न, देखिए भाई, पहली बार था तब आपका हम लोगों को, किसानों को लोन देना था, है ना, भारत की सरकार को करना था। अब की बार क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया, क्योंकि आपके प्राइवेट सेक्टर भी एंटर कर चुका था। और जब ये प्राइवेट सेक्टर भी एंटर कर चुका था, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 1980 के बाद आपकी जो बैंक्स थी उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गिर गई थी, लोगों के पास, बैंक्स के पास पैसा नहीं हुआ था, क्योंकि आपकी भारत सरकार ने क्या किया था, बैंक्स की जो जमा पूंजी थी उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी थी। तो इस वक्त में जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स थे और जो आपके गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स थे, उन सारे के सारे बैंक्स में कंपटीशन क्रिएट करने के लिए, प्रतिस्पर्धा क्रिएट करने के लिए बैंक्स का दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी कि दूसरा नेशनलाइजेशन हुआ। और ये उन बैंक्स का किया गया था सिर्फ जहां की जमा पूंजी 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तो 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जमा पूंजी वाले बैंक्स को कंपटीशन क्रिएट करने के लिए मार्केट में प्राइवेट बैंक्स के साथ में क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। फिर क्या हुआ, आपका ईयर आया 1993, और 1993 में 80 के बाद सीधे 1993 ही आए। 1993 में आपका न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय यानी कि मर्जर PNB में कर दिया गया, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में इनका क्या कर दिया गया, मर्जर कर दिया गया। किसका, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का। अब आप लोग देखोगे क्या कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था, तो आपके पास पूरी की पूरी सीक्वेंस वाइज क्या है, सीरीज है, जिसमें आपके सारे बैंक्स कब स्टैब्लिश हुए थे तब लिखा गया था। अच्छा, एक और चीज़ है, इनके हेडक्वार्टर्स और इनके जो चीफ्स होते हैं वो आपके करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग आते हैं, और हेडक्वार्टर्स जो होते हैं आपके बैंक्स में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसमें नहीं पूछाएंगे, तो आपको उसको तैयार नहीं करना। अपने सिर्फ फॉर्मेशन या एस्टेब्लिशमेंट डेट ईयर आपको याद करना है, वो मैंने आपको बताया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि आपने क्या लिया। अभी आपको पता है कि 2000 में क्या हुआ था, आपका डेवलपमेंट बैंक घोषित किया गया था ICICI को, और 2004 में IDBI को घोषित किया गया था। और मैंने ICICI बैंक का नाम नहीं लिया क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, ना कि पब्लिक सेक्टर का बैंक है। लेकिन IDBI का क्या है, भारत सरकार ने इसको अपना नेशनलाइज कर दिया कब, 2004 में। तो इसके बाद आप लोग क्या लिखोगे कि 1993 के बाद में आपका जो IDBI है उसको सन 2000 में क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया, राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। देखिए भाई, बैंक का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 19 जुलाई 1969 को हुआ। किन बैंकों का हुआ, ये उन 14 बैंकों का किया गया। ये डेट, ये बैंक्स का नंबर जरूर पूछाते हैं। कितने बैंक्स का गठन हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था, 14 बैंक्स का हुआ था, जिनकी जमा पूंजी कितनी थी, 50 करोड़ रुपए, उससे अधिक थी। और दूसरी बार जब हुआ वो 15 अप्रैल 1980 को हुआ, उन बैंक्स का, यानी कि 6 बैंक्स का हुआ था, अधिक धनराशि वाले 6 बैंक्स थे। उन 6 बैंक्स को क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया, जिनकी जमा पूंजी कितनी थी, 200 करोड़ रुपए, उससे ज़्यादा थी। 1993 में क्या किया गया, एक बार फिर अब की बार नेशनलाइजेशन नहीं किया गया, अब की बार मर्जर किया गया। और ये जो मर्जर हुआ था आपका न्यू बैंक ऑफ इंडिया का हुआ था, किसमें हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था। चलिए भाई आगे करते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। देखिए, आपका ईयर आया 2004। 2004 में 2004 में IDBI यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को क्या किया गया, को SCHEDULE शेड्यूल बैंक यानी कि अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया गया। अब ये अनुसूचित बैंक कौन से होते हैं, दिया गया। ठीक, देखिए
हर वो बैंक, यानी कि अगर बात करेंगे हर वो बैंक जो आरबीआई की अनुसूची नंबर 2 में अपना नाम दर्ज कराता है, अनुसूचित बैंक कहलाता है, यानी कि शेड्यूल बैंक कहलाता है। तो आपका आईडीबीआई जो था वो आपका सन 2004 में शेड्यूल बैंक हो गया था, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा घोषित कर दिया गया था। फिर आपका ईयर आया क्या, आपका ईयर आया 2007। 2007 में एसबीआई का नेशनलाइजेशन, यानी कि एसबीआई की जो जमा पूंजी थी इसमें मोर देन 50% की हिस्सेदारी भारत सरकार की हो गई थी। 2007 में एसबीआई का क्या कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया। फिर क्या हुआ भाई, देखिए 2013 में बनने वाले भारतीय महिला बैंक जिसमें सिर्फ विमेंस काम करती थी, जिसका सारा का सारा स्टाफ विमेंस का था, 2013 में बना था आपका भारतीय महिला बैंक को 2017 में डिफंक्शन कर दिया गया, यानी कि अब ये काम नहीं करता है, 2017 में बंद कर दिया गया। ठीक, अब ये तो चीज़ें हुई आपकी किससे, आपके जो शेड्यूल बैंक हैं उनसे रिलेटेड। अभी आपको मेन पढ़ना है क्या, आरबीआई एंड एसबीआई के एसोसिएट्स बैंक। तो आपको बताऊं, अगर एसबीआई की बात करेंगे तो आप लिखेंगे क्या कि आपका जो एसबीआई होता है, यानी कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ एसोसिएट्स बैंक थे, यानी कि कैसे बैंक थे, इनके सहायक अनुषंगी बैंक से एसोसिएट बैंक। तो आपसे अगर मैं ऑफलाइन ना हो करके ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन ना हो के ऑफलाइन होती तो मैं ज़रूर पूछती आप लोगों से क्या कि ये जो आपके बैंक्स हैं, जो एसबीआई के एसोसिएट बैंक हैं, इनकी संख्या कितनी है। तो आपको बताऊं, ये एसोसिएट्स बैंक पहले 8 थे, देन आपके 7 हुए और अभी आपके एकदम नहीं है, बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। तो एसोसिएट्स बैंक जो हैं कौन कौन से थे, आपको पता होगा कि क्वेश्चन पर पूछती कि आपके आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। तो ऑसबॉर्न स्मिथ का क्या देखना है आपको, कोड देखना है SMITH, यानी कि SMITH स्मिथ। स्मिथ से एस से हुआ आपका क्या, सौराष्ट्र, क्या हुआ आपका सौराष्ट्र। एम से हुआ आपका क्या, मैसूर, आपका आई से हुआ इंदौर, टी से हुआ आपका त्रावणकोर एंड एच से हुआ आपका हैदराबाद। ठीक, और इन एसोसिएट्स, ये 5 एसोसिएट्स बैंक है, इन 5 एसोसिएट्स बैंक में आपका स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। तो कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये जो 7 आपके स्टेट बैंक के एसोसिएट्स थे, उनमें जो सौराष्ट्र का स्टेट बैंक था इसका सन 2008 में, और जो आपका इंदौर था इसका सन 2009 में क्या कर दिया गया था, आपका मर्जर कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, इनको मर्ज कर दिया गया था। किसमें कर दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही किया गया था। ठीक है, तो 1955 में बात करते हैं। और ये क्या, ये एजेंट ऑफ बैंक्स है, यानी कि आपका आरबीआई जो कि सेंट्रल बैंक है, उन सेंट्रल बैंक्स में भी एसबीआई जो है सबसे बड़ा बैंक और ये एजेंट भी है। ये सारे के सारे बैंक्स के ऊपर भी क्या करता है, सबका जो फंक्शंस होते हैं, सबका जो वर्क्स होता है उसका डिस्क्लोजमेंट देता है, किसको, आरबीआई को भी, है ना। चलिए भाई, इसके बाद क्या करना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको आरबीआई के बारे में पढ़ना है। अगर आप आज आरबीआई कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बस शेयर मार्केट एंड सिक्योरिटी मार्केट के बारे में ही पढ़ना होगा, जो आपकी नेक्स्ट लेक्चर में क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो भाई इसको क्या करते हैं, एंड करते हैं क्लास को। ठीक है, यहाँ पे पहले कंप्लीट करेंगे टॉपिक, उसके बाद देखिए भाई, आपने स्टेट बैंक का देख लिया, आइए आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कैसे बना आरबीआई, थोड़ी सी कहानी है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आपका आरबीआई है ना। ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आपका बना था किस कमिटी की सिफारिश के आधार पर, तो आप बोलोगे क्या, एक कमिटी जिसका नाम था क्या, हिल्टन एंड यंग कमिटी की सिफारिश के आधार पर आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई का गठन 1935 में हुआ। ठीक, अब अगर ये आपको पता है कि आपका आरबीआई बना, तो मैं आपको बताऊं
कि ये बैंक्स पहले से नहीं थे, ये बैंक्स धीरे धीरे बनना चालू हुए और धीरे धीरे बनने के बाद में आपका हुआ क्या कि जब आपका आरबीआई का गठन हो रहा था तो आरबीआई के पास संपत्ति नहीं थी, तो 5 करोड़ लोगों से 100 रुपए लेकर के 5 करोड़ की धनराशि यानी कि 5 लाख लोगों से 100 रुपए लेकर के 5 करोड़ की जमा पूंजी इकट्ठी करी गई। और उसके बाद क्या हुआ, आपके आरबीआई का गठन हुआ। तो आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई में कितने लोग होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, आरबीआई में लोगों की संख्या क्या होती है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप आरबीआई, ठीक। और आरबीआई का गठन देखोगे कैसे होता है। देखिए आरबीआई का गठन, देखिए भाई आरबीआई, अगर इसको बहुत ज़्यादा तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए, तो कितने मेंबर्स होते हैं आरबीआई में आपको पता चलेगा। देखिए मेंबर्स, ठीक, मैं साथ में लिख दे रही हूँ, इन्हीं सब मेंबर से आरबीआई क्या होगा, बनेगा। तो आपके आरबीआई में एक क्या होते हैं, आपके होते हैं गवर्नर, जो अभी कौन है आपके, उर्जित पटेल हैं, ठीक। आपके 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर, है ना। और ये जो 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं आपके, आपको पता होगा, आपके बीपी कानूनगो हैं, आपके अभी एसएस मुंद्रा थे जिनकी जगह महेश जैन ने ले लिया, महेश कुमार जैन ने ले लिया है, एनएस विश्वनाथन है और उनके साथ में आपके हैं विरल आचार्य, तो उनके नाम लिखने की नीड नहीं है। एक गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, आपके 4 होते हैं रीजनल हेड, क्या होते हैं, रीजनल हेड, और आपके 10 होते हैं इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री। और इन 10 इकोनॉमिस्ट के साथ में आपके भारत के वित्त मंत्रालय से भी क्या होते हैं, 2 मेंबर्स आते हैं। अभी तक ये 1 मेंबर्स आता था और 2012 से इसमें मेंबर्स की संख्या 2 कर दी गई। तो आपने बोला क्या, आप लिखोगे इसमें क्या कि 2 मेंबर्स फ्रॉम वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो आपके टोटल कितने हो गए, आपके 1 और 1 4 और 1 5, 5 4 9, 9 10 आपके 19 और 2 21। तो टोटल मेंबर्स जो होते हैं आरबीआई में वो कितने होते हैं, आपके 21 मेंबर्स होते हैं टोटल। अब आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन थे, तो मैं उसको ऊपर लिखती हूँ क्या कि आरबीआई के पहले गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, अभी मैंने नाम बोला क्या आपका, ऑसबोर्न स्मिथ। कौन से थे आपके, ऑसबोर्न स्मिथ, ये तो हो गए पहले गवर्नर। लेकिन जब बात करी जाती है पहले भारतीय गवर्नर की, तो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे आपके, देखिए भाई पहले भारतीय गवर्नर, तो वो थे आपके सीडी देशमुख। कौन थे आपके, सीडी देशमुख। अगर बात करी जाए कि आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो बॉम्बे में है, यानी कि आपके कहाँ पे है, आपके मुंबई में है। और अगर इसके लोगो की बात करी जाए कि इसका लोगो क्या है, तो खजूर के वृक्ष के नीचे खड़ा बाघ इसका क्या है, लोगो है। तो ये था आपका आरबीआई के बारे में, और इससे ज़्यादा आरबीआई के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बेसिकली बस इतना ही था। अभी क्या करते हैं, क्लास स्टार्टिंग है, आप आज बैंक्स कंप्लीट करेंगे, कल आप सिक्योरिटी मार्केट एंड शेयर मार्केट करेंगे, और आप थोड़ा सा इंश्योरेंस सेक्शन को भी पढ़ेंगे। तो सारा का सारा सेक्शन बहुत ज़रूरी है। क्लास में आने से पहले या क्लास उठाने से पहले, पढ़ने से पहले, कंटेंट देखने से पहले उस पुराने वाले कंटेंट को एक बार कॉपी में लिख जरूर लिया करिए, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ आपकी क्लास का। देखिए क्या था, आपने पढ़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको हिल्टन एंड यंग कमेटी की सिफारिश के आधार पर आरबीआई अधिनियम 1934 के एक्ट के तहत 1935 में गठित किया गया था। पैसे बिल्कुल नहीं थे, तो 5 लाख जनसंख्या से 100 रुपए लेकर के 5 करोड़ की जमा पूंजी से आरबीआई का गठन हुआ था। ये लिखने की नीड नहीं है, सिर्फ सुनने की नीड है। फिर क्या हुआ था कि आरबीआई का जब गठन देखते हैं कि कितने मेंबर्स हैं आपके आरबीआई में, तो हमने 5 भागों में इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। पहला भाग कि एक गवर्नर होते हैं, प्रेजेंटली आपके उर्जित पटेल हैं। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, विरल आचार्य, बीपी कानूनगो, आपके एसएस मुंद्रा के स्थान पर महेश कुमार जैन आ गए, और आपके एनएस विश्वनाथन है। 4 आपके रीजनल हेड, यानी कि आपके रीजन्स क्या हैं, आपके दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। इन 4 जो मेट्रो सिटीज़ हैं, यहाँ पे इनके क्या बने, रीजन्स बने हैं। वहाँ से क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। इवन आपको बताऊँ कानपुर में भी, जैसे कानपुर में भी क्या है, आरबीआई का ऑफिस एक है। तो वो जो आरबीआई का ऑफिस कानपुर में स्थापित है, वो आपके कानपुर में जितने भी बैंक्स हैं उनके ऊपर निगरानी रखता है, उनको क्या देता है, गवर्न करता है ना। अच्छा, इसके बाद में आपको एक टॉपिक और पढ़ना है जिसमें आपको मैं सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सभी के बारे में बताऊंगी। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं आपके लिए, तो उसके लिए भी आपको पढ़ना है।
तो आज तो बैंक्स में ख़त्म किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर आपको इकोनॉमिक्स से बोर लगने लगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आगे लेके नहीं चाहूँगी। लेकिन इसके साथ में आपके 10 इकोनॉमिस्ट और 2 मेंबर्स फ्रॉम कहाँ से होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री से होते हैं। पहले एक होता था, लेकिन 2012 से क्या हुआ, +1 मेंबर हो गया। कहाँ पे हो गया, आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री से आने लगा, कहाँ पे, आरबीआई के टोटल मेंबर्स में। और आपके पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ, और आपके जो पहले भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के उनका नाम था सीडी देशमुख। अभी क्लास को क्या करते हैं, एंड करते हैं यहीं पे, और सब पढ़ के आइएगा, ढंग से पढ़िएगा, और फिर मिलेंगे। चलिए बाय।